नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। न्यूज एट 4 की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिजनौर से एक तस्वीर सामने आई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर में कार फंस गई। कार से कूदकर किस तरीके से ड्राइवर ने अपनी जान बचा ली। ग्रामीण कार को निकालने की जद्दोजहद में जुटे थे। गंगा के तेज बहाव की वजह से घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन कार को नहीं निकाला जा सका है। और बिजनौर के थाना मंडावर के रामपुर देवलगढ़ सेतु का मामला है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। जो कार चालक था उसने इसके ऊपर से निकलने की कोशिश की, लेकिन कार उस पानी में फंस गई। हालांकि गनीमत यह रही कि जो ड्राइवर था वो वक्त रहते कार से बाहर निकल गया और उसकी जान बच गई। तो मंडावर के रामपुर देवलगढ़ सेतु की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिजनौर की, जहां पर पानी के सैलाब के बीच से कार निकालना भारी पड़ गया। हालांकि जान बच गई ड्राइवर की, लेकिन कार फंस गई। और देखिए, उसी घटना की 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एकदम धारा के बीच कार फंस चुकी है। काफी देर तक निकालने की कोशिश इस कार को हुई, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली और ड्राइवर ने अपनी जान बचा ली। ये इस पूरी तस्वीर में राहत की खबर है। तो बिजनौर से ये तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर आगाह करती है कि ऐसी गलती कोई ना करे, क्योंकि इस तरह की गलती सीधे जान पर भारी पड़ सकती है। और पहाड़ों पर बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बिजनौर के दर्जन भर गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंगा के तेज बहाव में एक नाव बह गई, जिसके बाद नाव में सवार ग्रामीणों ने तैरकर अपनी जान बचाई। घटना थाना मंडावर के देवलगढ़ इलाके की बताई जा रही है। वहीं गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। गंगा किनारे बसे लोगों को सतर्क किया गया है। पुलिस ने लाउडस्पीकर से बाढ़ के खतरे की आशंका के बारे में लोगों को आगाह किया है। साथ ही ग्रामीणों को जंगल और गंगा के इर्द गिर्द नहीं जाने की हिदायत दी है। तो बिजनौर की एक और तस्वीर, गंगा के तेज बहाव में नाव बह गई। नाव में सवार जो ग्रामीण थे उन्होंने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उफनती नदियां हैं, इनसे किसी भी तरह का खिलवाड़ करना जान पर भारी पड़ सकता है। ग्रामीणों को तैरना आता था, इसलिए उनकी जान बच गई, वरना एक बड़ा हादसा यहां पर हो जाता। बरेली में पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर में कोरोना से अब तक 36 रेल कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 450 से ज्यादा रेल कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए। इसमें अभी भी कई की हालत गंभीर बनी है। आपको बता दें कि इज्जतनगर में पूर्वोत्तर रेलवे मंडल कार्यालय और कारखाना है, जहां सैकड़ों रेलवे के कर्मचारी काम करते हैं। कोरोना से जान गंवाने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए 50-50 लाख रुपए मुआवजे की मांग उठने लगी है। तो कई कर्मचारियों की हालत यहां पर गंभीर बनी हुई है और बीमार कर्मचारियों का रेलवे अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो अब तक 36 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। 450 से ज्यादा जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो कोरोना संक्रमित हैं। कई कर्मचारियों की हालत अभी गंभीर भी बनी हुई है और बहुत सारे कर्मचारियों को रेलवे अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुआवजे की मांग की जा रही है कि जो अपनी जान गंवाए हैं उनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए दिया जाए। और खबर अलीगढ़ से, जहां पर मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों की इतनी तादाद में हुई मौत। क्या एएमयू से जुड़े इन लोगों की मौत का कारण कोविड टीकाकरण न करवाना हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब एएमयू से जुड़े सभी लोगों को एक पत्र जारी किया गया है और एक अपील की गई है कि कोई भी वैक्सीन लेने में हिचकिचाहट न करे। विश्वविद्यालय कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच बड़ी संख्या में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं, जिसकी वजह से मृत्यु दर बढ़ी है। यहाँ पर सभी संकायों के डीन, प्रिंसिपल, विभागाध्यक्ष, प्रोवोस्ट, अनुभागाध्यक्ष, शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारियों और पूर्व छात्र समुदाय समेत सभी की जिम्मेदारी है कि कर्मचारियों और उनके परिवारजनों, छात्रों को प्रेरित करें और प्रयास करें कि सभी लोग भारत सरकार के मेडिकल के निर्देशों के अनुरूप कोविड-19 के लिए सुरक्षा के लिए टीका जरूर लगवाएं। ये अपील की गई है। तो एमयू के सभी कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन लगवाने की
बात कही गई है, क्योंकि जिस बड़ी संख्या में प्रोफेसर्स की यहाँ पर मौत कोरोना के चलते हुई, मृत्यु दर काफी बढ़ी और दहशत का माहौल है। प्रदेश सरकार की कोविड कर्फ्यू में ढील देने की तीसरी गाइडलाइन के बाद अल्मोड़ा बाजार में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। लोगों द्वारा आवश्यक सामग्री की खरीदारी की जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में जुटा है। पुलिस पूरी तरह से लोगों को कोविड नियमों का पालन करवा रही है। तो आप देखिए, अल्मोड़ा की तस्वीर है जहां पर पुलिस तो पालन करवा रही है, लेकिन एक भारी भीड़ उमड़ आने से खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अल्मोड़ा में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। कोरोना महामारी में निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों से इलाज के नाम पर अधिक वसूली रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसी महामारी में भी लोग आपदा को अवसर में बदलने का मौका नहीं चूक रहे हैं। अलीगढ़ में भी 4 दिन पूर्व एक ऐसा मामला सामने आया जब एक मरीज की ज्यादा कीमत देने की शिकायत पर अलीगढ़ के डीएम ने जांच की। मामला सच पाया गया और उसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया और उसके खिलाफ थाना क्वारसी में मामला दर्ज किया गया है। तो महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन इस वक्त भी कुछ लोग हैं जो लूट की मानसिकता से बाज नहीं आ रहे। हालांकि अब इस अस्पताल को सील किया गया है। तो देखिए, यही वो अस्पताल है जहां पर कार्रवाई की गई है। हालांकि कितने दिन तक ये सील रहेगा ये भी अपने आप में सवाल है, लेकिन फिलहाल एक कड़ी कार्रवाई की गई। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने अटल बिहारी मेमोरियल फाउंडेशन निःशुल्क भोजनालय की शुरुआत की। अटल भोजनालय पूरी तरह निःशुल्क है। जो व्यक्ति खाना चाहते हैं वो सुबह शाम यहां पर आ सकते हैं। लखनऊ के गांधी कला भवन में ये निःशुल्क भोजनालय शुरू किया गया है। तो सुबह और शाम भोजन उपलब्ध रहेगा, इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अटल बिहारी मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से भोजनालय की शुरुआत की गई है। कोरोना मरीजों को मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर निकालने के लिए बाराबंकी जिला प्रशासन ने नया तरीका निकाला है। जिले में स्थापित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हर रोज जिलाधिकारी डॉक्टर आदर सिंह खुद कोरोना मरीजों और उनके परिजनों से बात कर उन्हें मानसिक तनाव से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक नई पहल की गई है और कोशिश ये है कि जो मनोवैज्ञानिक दबाव कोरोना मरीजों पर है उनसे उनको निकाला जाए। बाराबंकी जिला प्रशासन ने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर जो स्थापित किया है, रोज जिलाधिकारी डॉक्टर आदर सिंह खुद कोरोना मरीजों और उनके परिजनों से बात करके उन्हें मानसिक तनाव से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ताउपे तूफान की वजह से संगम नगरी प्रयागराज में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को खासी राहत मिली। वहीं इसने सरकारी केंद्रों पर हो रही गेहूं की खरीद पर असर डाला है। प्रयागराज के गेहूं खरीद केंद्र बेमौसम इस बारिश के लिए कतई तैयार नहीं थे, लिहाजा यहां पर कई जगहों पर अव्यवस्था और अफरा तफरी के हालात पैदा हो गए। कौड़िहार केंद्र पर पिछले 4 दिन से उसी वक्त खरीद हो रही है जब मौसम एकदम खुला रहता है। बारिश और बूंदाबांदी के दौरान खरीद रोक दी जाती है। इस खरीद केंद्र पर गेहूं रखने की कोई पक्की जगह नहीं है। टिन शेड के नीचे गेहूं रखे जाने से वो भीग गया। साइक्लोन की वजह से संगम नगरी प्रयागराज में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। किसी वक्त रिमझिम फुहार पड़ती है तो किसी वक्त तेज बारिश होती है। निश्चित तौर पर बारिश के ये बूंदें उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत का सबब बन रही हैं, लेकिन कई कामों में इसकी वजह से दिक्कत भी आ रही है। गेहूं खरीद हो रही है इन दिनों क्रय केंद्रों पर सरकारी, उस काम में भी जब तेज बारिश होती है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के कौड़िहार इलाके के क्रय केंद्र पर। आप देख सकते हैं कि जो गेहूं यहां पर खरीदे गए हैं वो इस तरीके से टिन शेड के नीचे रखे गए हैं। टिन शेड में भी बीच बीच में कई जगह पर गैप है, तो आशंका लगातार बनी हुई है। हालांकि यहां के जो कर्मचारी हैं, जो व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये दावा है कि जब तेज बारिश होती है तो ये गेहूं जो है इनको पॉलीथीन से ढक दिया जाता है और जो खरीद का काम है, जो तौल का काम होता है, जो अब हमारी दाहिनी तरफ देख रहे हैं कांटे लगे हुए हैं, इनको रोक दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर इसमें खलल पड़ रहा है, परेशानी हो रही है और लगातार
ये आशंका भी बनी रहती है कि जो सरकारी पैसे से ये गेहूं खरीदे गए हैं ये भीग सकते हैं, क्योंकि पक्की छत नहीं है, टिन शेड है और उसमें भी बीच बीच में जो है कहीं कहीं पर छेद हैं, होल हैं जो है, तो बाद में यहाँ से इन गेहूं को गोदाम में भेज दिया जाता है। लेकिन बारिश की वजह से इनके भीगने का खतरा लगातार बरकरार है और जब तेज बारिश होती होगी तो बाहर की तरफ जो बोरियां रखी हैं इनमें भी कुछ ना कुछ बूंद निश्चित तौर पर आती होगी। तो यहाँ पर किस तरीके से गेहूं को बारिश से भीगने के बचाव के इंतजाम किए गए हैं, इसके बारे में जो केंद्र के सहायक हैं शंकर लाल जी, उनसे बात करते हैं। शंकर लाल जी, थोड़ा सा घूम जाइए और बताइए कि किस तरह के इंतजाम आपके यहाँ किए गए हैं ताकि बारिश से इन्हें बचाया जा सके गेहूं को। गेहूं रखने के लिए हमारे पास ये तौल के समय का छाजन है, ऊपर टिन सेट पड़ा हुआ है। बाहर किसान का यदि गेहूं रखा हुआ है तो यदि बारिश होती तो उस समय काम बंद कर दिया जाता है, पॉलीथीन से उसको ढक दिया जाता है, ढक करके बंद कर दिया जाता है। ये हमारे पास व्यवस्था है इसकी। और जो बाहर खरीद का काम चलता रहता है उसको क्या करते हैं? उसी को जो अगर बारिश होने लगी तो ढक करके उसको रोक दिया गया काम जो है। बारिश हटने के बाद जो जब निकल गया तो उसके बाद फिर काम शुरू कर दिया जाता है पॉलीथीन। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब बारिश शुरू होती है तो क्रय केंद्र पर गेहूं की खरीद रोक दी जाती है, उसकी तौल रोक दी जाती है। इनके अपने दावे जरूर हैं कि बारिश को से बचाने के लिए गेहूं को इंतजाम किए गए हैं, लेकिन खतरा लगातार बरकरार है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और जो व्यवस्था यहाँ पर है उसमें ये जरूर कहा जा सकता है कि जो गेहूं सरकारी पैसे से खरीदे जा रहे हैं उनके भीगने का खतरा, उसकी आशंका लगातार बरकरार है। और ये भी कहा जा सकता है कि थोड़ी बहुत गेहूं पर इसका असर भी जरूर पड़ा होगा। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और बड़ी खबर लखनऊ से है। शाम 5 बजे सीएम योगी बैठक करेंगे। जनप्रतिनिधि और अफसर जो है बैठक में शामिल होंगे। शाम 5 बजे एलडीए सभागार में ये बैठक होनी है। तो शाम 5 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। चुनौतियां बढ़ गई हैं प्रदेश की, चाहे कोरोना हो, चाहे ब्लैक फंगस हो, तमाम चीजें हैं और जनप्रतिनिधि और अफसरों के साथ बैठक होगी। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, इस बैठक का मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जो मंडल हैं उसके जो जिले वहाँ दौरा कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में लखीमपुर गए हुए हैं। वहाँ से जब लौटेंगे तो लखनऊ मंडल की भी समीक्षा बैठक करेंगे और यहाँ भी किसी गाँव में वो औचक निरीक्षण करेंगे और उसके बाद ये बैठक रखी गई है जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे और अधिकारी भी शामिल होंगे। और इसमें केवल लखनऊ नहीं है, पूरा लखनऊ मंडल है, यानी जो 6 जिले आते हैं इसमें लखीमपुर को छोड़ के रायबरेली है, हरदोई है, उन्नाव है, उसके जो अफसर और जनप्रतिनिधि है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बाकी लखनऊ में जो जनप्रतिनिधि है और अधिकारी है वो एनडीए हॉल में मौजूद रहेंगे। यहाँ पर समीक्षा बैठक होगी, खासतौर से कोविड को लेकर ब्लैक फंगस के मामले बढ़े हैं, आगे अब क्या किस तरीके से कोरोना कर्फ्यू को कंटिन्यू करना है या क्या चीजें होंगी, इन सारे मुद्दों पर ये चर्चा होगी। क्योंकि अब थर्ड वेव की बात हो रही है तो कैसे बच्चों के लिए पीकू सेंटर्स बनाए जाए, ये सारे मुद्दे हैं जिस पर आज इस बैठक में चर्चा होगी। शुक्रिया अनुभव, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और आगरा में भूमाफिया रज्जू जैन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने भूमाफिया पर शिकंजा कसा है। भूमाफिया के निर्माणाधीन अपार्टमेंट को जब्त किया गया। रज्जू जैन के करीब 7 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। जोन्सविल में कब्जे और विस्फोट का आरोपी है रज्जू जैन। गैंगस्टर एक्ट का आरोपी भी है। 19 जुलाई 2020 को रज्जू जैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर जोन्सविल कंपाउंड में बम विस्फोट कराया था। आगरा के राजकमल अपार्टमेंट में जहां गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई तामील हुई है, वहां पर संपत्ति जब्तीकरण पर संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। भूमाफिया रज्जू जैन की संपत्ति का जब्तीकरण हुआ है। 5 जगहों पर उसकी संपत्ति को सीज किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई हुई है। और आप देख सकते हैं इस तरह से डुगडुगी बजाई जा रही है। मौके पर तमाम थाने की फोर्स मौजूद है, एसपी सिटी मौजूद हैं और इसके तहत रज्जू जैन ने 19 जुलाई 2020 को जोन्सविल इलाके में एक जो ट्रांसपोर्टर से ज़मीन खाली कराने के एवज में वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट किया था। जब उसकी जांच हुई तो लगातार परतें दर परत खुलती चली गई। एक बहुत बड़ा कहा जाए ऐसा रैकेट पकड़ में आया जो लगातार इसी तरह की ज़मीनों को खाली कराने के एवज में कानून को अपने हाथ में लेता था। आज संपत्ति जब्तीकरण हो रही है। एसपी सिटी साहब हमारे साथ हैं। अब बताइए कितने करोड़ की संपत्ति है और ये सीजर है, कहाँ कहाँ हो रहा है?
देखिए, मैंने जैसे अभी बताया था कुछ दिन पहले कि गैंगस्टर के प्रत्येक मुकदमे में 14 की कार्रवाई के प्रावधान होते हैं। इसी तहत एक बम ब्लास्ट का केस सामने आया था थाना छत्ता में जिगनी मंडी पे जोन्स मिल की ये संबंधित ये विवादास्पद प्रॉपर्टी है। उस पर रज्जो जैन और उसके जितने भी साथी हैं उनका नाम उसमें शामिल न हुआ था। जेल भी ये लोगों को भेजा गया था। उसी के क्रम में एक गैंगस्टर एक्ट इसमें पंजीकृत न हुआ था। उसमें 6 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी या जब्तीकरण के आदेश उसमें हम लोगों ने डिटेल्स निकाले थे। आदेश उसमें प्राप्त हुआ है जब्तीकरण का। जैन जो भूमाफिया है उसकी 6 करोड़ 80 लाख की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। राजकमल अपार्टमेंट का आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल जो निर्माणाधीन ये ब्लॉक है इसमें इसको पूरी तरह सीज किया गया है और इसके साथ ही 4 अन्य प्रॉपर्टी हैं उसको भी सीज किया गया। कुल मिला के रज्जो जैन जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बेटा रहा है, लेकिन लगातार जो 19 जुलाई प्रकरण के बाद वो कहीं ना कहीं कानूनी शिकंजे में फंसता चला गया और उस पर गैंगस्टर तामिल हुआ। उसकी सिफारिशों में कई सफ़ेद पोश भी पर भी आरोप लगे, लेकिन आगरा प्रशासन ने, जिलाधिकारी और जो एसएसपी आगरा रहे तत्कालीन बबलू कुमार ने इस पर बहुत बड़े स्तर पर इस पर कार्रवाई कराई और उसके बाद आज आप देख सकते हैं कि उसकी जो संपत्ति है, कहा जाए जो उसने अपने काली कमाई से अर्जित की है, उसको आज सीज कर दिया गया है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। तो आगरा में बड़ी कार्रवाई हुई है। रज्जो जैन की करीब 7 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। कोरोना संकट से निपटने के लिए बार बार नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता ही नहीं बल्कि खुद जनप्रतिनिधि भी कोरोना प्रोटोकॉल्स को लेकर लापरवाही कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ फिरोजाबाद में, जब यूपी सरकार के मंत्री मोती सिंह एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे, लेकिन वहां पर मंत्री जी के साथ जुटी भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं माना, धता बता दिया। उद्घाटन के दौरान न तो फिजिकल डिस्टेंसिंग रही, न ही लोग मास्क में दिखे, लेकिन जब मंत्री जी इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि उन्होंने किसी को नहीं बुलाया था। और कोरोना महामारी में निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों से इलाज के नाम पर मनमानी वसूली रुकने का नाम नहीं ले रही। महामारी में भी लोग पैसा कमाने के अवसर में बदलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अलीगढ़ में भी 4 दिन पहले एक ऐसा ही मामला सामने आया। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर। शाहजहांपुर में 25,000 रुपए का इनामी डकैत गिरफ्तार हुआ है। लूट और डकैती के मामलों में काफी दिनों से फरार चल रहा था। साथ ही पुलिस मुठभेड़ में गिरोह का सरगना सहित 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में दरोगा सहित 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। यूपी के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में डकैती और लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। मुखबिर की सूचना पर खुटार पुलिस ने ये कार्रवाई की और इन्हें गिरफ्तार किया है। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हो रही है। अगर बात करें पेट्रोल डीजल के दाम की, तो कल डीजल का दाम 83 रुपये 84 पैसे था, जिसमें 29 पैसे की बढ़त हुई। और वहीं पेट्रोल का दाम 90 रुपये 54 पैसे था, 15 पैसे की वृद्धि हुई है। दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आम लोग परेशान हैं। और इधर चमोली के लामबगढ़ में बीते दिन हुई तेज बारिश से 50 मीटर सड़क बह गई। इस दौरान लामबगढ़ में फंसे जैन मुनियों को पुलिस ने सुरक्षित दूसरी जगह पर पहुंचाया। पुलिस ने जेसीबी से रेस्क्यू अभियान चलाया और सबको सुरक्षित बाहर भेजा गया। वह जोशीमठ में लामबगढ़ में 4 लोग नदी के उफान में फंसे थे। एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और भारी बारिश के बीच इन लोगों को बचाया गया। रस्सी के सहारे लोगों को जवान नदी पार करा रहे हैं। तो आप देखिए नीचे नदी का उफान किस कदर है, डरावना उफान है। हालांकि रस्सियों के सहारे अब लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं जोशीमठ में तपोवन टनल के पास एक झूला पुल बह गया। भंग्यूल गांव को जोड़ने वाला ये पुल धौली गंगा में बह गया। पीडब्ल्यूडी ने 2 महीने पहले ही इसे बनाया था। तो देखिए नया पुल था, लेकिन ये बह गया। 7 फरवरी को ऋषि गंगा में जल प्रलय के बाद एक पुल बह गया था, उसके बाद ये दूसरा पुल बनाया गया, लेकिन ये पुल भी धौली गंगा में बह गया। तो 7 फरवरी को बना था, लेकिन इसका अस्तित्व एक बार फिर से खत्म हो गया। तो भंग्यूल गांव को जोड़ता था तपोवन टनल के पास ये झूला पुल बनाया गया था। आपदा के बाद ऋषि गंगा में बाढ़ जब आई थी तो पुल बह गया था, लेकिन एक बार फिर से ये पुल बाढ़ की चपेट में आया और बह गया।
तो ग्रामीणों के सामने बड़ी दिक्कत है, बड़ा संकट है, क्योंकि एक बार फिर से उनका संपर्क हर जगह से कट गया है। तो 3-4 महीने के भीतर 2 बार इस गांव को पुल बह जाने का जो नुकसान था वो झेलना पड़ा। अब सवाल ये है कि नया पुल कब बनेगा और वो कितने दिन तक इस जल प्रलय में चल पाएगा। उधर हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से जलभराव हो गया। जलभराव की वजह से हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर पानी भर गया, जिसमें एक कार फंस गई। हाईवे पर पानी इस कदर भरा हुआ था कि कार तैरने लगी। कार सवार को अंदाजा नहीं था कि हाईवे पर पानी ज्यादा है और जिसकी वजह से कार पानी में फंस गई। आप देखिए किस तरीके से कार नाव में तब्दील हो गई। पानी बहुत ज्यादा था, कार चालक को अंदाजा नहीं लगा और कार उसी पानी में तैरना शुरू कर दी। देखना भी कहाँ जाएगा। तो देखिए जैसे ही ट्रक बगल से गुजरा, अरे नहीं लहर आई और उसके बाद ये कार तैरना शुरू हुई। तैर गई गाड़ी। तो हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे का ये हाल है कि वहां पर इतना पानी भर गया कि कार चलने की बजाय तैरना शुरू हो गई। तो इस तरीके की स्थितियां तैर गई गाड़ी। नहीं लग रहा है वो क्या करेगी बताओ। देखना भी कहाँ जाएगा। उठ गई। अरे नहीं ओ गया भाई। तैर गई गाड़ी। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।